नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, जगन्नाथ विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे जनसंपर्क और विज्ञापन की। सबसे पहले हम जनसंपर्क को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं, संप्रेषण द्विमार्गीय प्रक्रिया है, जहां प्रेषित संदेश व सूचनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्राप्त की गई सूचना। यही जनसंपर्क हेतु भी उपयुक्त है। यहाँ बोले गए या लिखे गए शब्दों के साथ किसी अन्य के साथ संप्रेषण से संबंध में है। इसमें दृश्य या किसी अन्य माध्यम का उपयोग भी किया जा सकता है। संप्रेषण तथा जनसंपर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा विभिन्न तरीकों से हमारे संपूर्ण जीवन भर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम पहले ही ये जान चुके हैं कि हम मात्र देखकर या बोलकर या अपनी भाव भंगिमाओं से या गतिविधियों से संप्रेषण कर सकते हैं। यदि इसका उचित उपयोग किया जाए तो संप्रेषण का प्रयोग सूचना, शिक्षा, आश्वस्त करने या जब अवसर हो तो किसी स्थिति पर सहानुभूति उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं, जनसंपर्क में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं। एक संगठन, इसकी जनता के मध्य द्विपक्षीय संप्रेषण, जनता की मानसिकता एक निश्चित दिशा में परिवर्तन करने की दृष्टि के साथ किया गया संप्रेषण। इसलिए हम जनसंपर्क को नैतिक तरीके से अपनाकर लोगों को प्रभावित करने या उन्हें समझाने के लिए संप्रेषण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि यहाँ जनसंपर्क में संप्रेषण एक प्रापक घटना है, अर्थात प्रेषक इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, अपितु यह प्राप्तकर्ता द्वारा नियंत्रित होता है, या दूसरे शब्दों में ऑडियंस द्वारा। उदाहरण के लिए, यदि वक्ता कुशल है और हिंदी में प्रभावशाली वक्तव्य देता है, परंतु श्रोता हिंदी नहीं समझे, तो यहाँ कोई वास्तविक संप्रेषण संभव नहीं होता। इसलिए जनसंपर्क का सबसे अहम पक्ष है प्रमुख जनता, या दूसरे शब्दों में संप्रेषण प्राप्त करने वाले लोगों पर संप्रेषण को केंद्रित करना। आइए अब हम कुछ और बातों के बारे में जानते हैं, जिससे हमें जनसंपर्क को और अच्छे से समझ पाएंगे। उत्पाद और सेवा और जनता, आइए इसको जानते हैं। जैसे अगर चिकित्सालय है तो अगर वहां जनता हो जाएगी मरीज, अगर कोई व्यापारी है तो वहां जनता हो जाएगी ग्राहक, स्कूल में छात्र, टेलीविजन है तो वहां दर्शक, रेडियो है तो वहां श्रोता। जनसंपर्क पर NIOS टेक्स्ट बुक है तो आप जैसे सीखने वाले लोग। इसलिए अगर कोई पुस्तक है, कोई पाठ्यक्रम की कोई पुस्तक है, तो वहां उसको पढ़ने वाला, उसको समझने वाला विद्यार्थी। इस प्रकार लक्षित समूह या जनता, मरीज मिलेंगे जिस पर चिकित्सालय अपना संप्रेषण केंद्रित करता है। इसी तरह व्यापारी ग्राहक को, स्कूल छात्रों को, टेलीविजन दर्शकों को, रेडियो श्रोताओं को तथा NIOS सीखने वाले लोगों को संबोधित करता है। आप यह भी पाएंगे कि उपरोक्त लक्षित समूह या पब्लिक की आकांक्षाएं, रुचि तथा जरूरतें अलग अलग हैं। इसके अंतर को समझना और प्रभावी तरीके से संप्रेषण जनसंपर्क का एक अनिवार्य कौशल है। यहाँ समझना तथा प्रभाव शब्द है। जनसंपर्क की स्थिति लोगों की इच्छा, रुचि व जरूरत समझकर, ना कि अपनी जरूरत के अनुसार उनके सहयोग को प्राप्त करना है। सड़क पर लगा साइन बोर्ड जनसंपर्क का एक सामान्य उदाहरण है। इस प्रकार
जनसंपर्क में हम कह सकते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 एक के बाद दूसरा आने वाला चरण सम्मिलित है। जागरूकता, जनता तक पहुंचना चाहिए संदेश। स्वीकार्यता, जनता को संदेश के साथ राजी होना चाहिए। कार्रवाई, इसके अनुसार जनता को कार्रवाई करनी चाहिए या अंतरक्रिया करनी चाहिए। इसे समझने के लिए हम वॉशिंग पाउडर के नए ब्रांड के टेलीविजन विज्ञापन का उदाहरण लें। कुछ दर्शक नए उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में राजी होते हैं, अतः वे उत्पाद खरीदने का निर्णय लेते हैं और इसे आजमाते हैं। पुनः इसे सरल करने के लिए हम कह सकते हैं, जनसंपर्क आप जो करते हैं, आप जो कहते हैं और अन्य आपके बारे में जो कहते हैं उसी का परिणाम है। उदाहरण के लिए, जब आप बाजार में सामान खरीद रहे होते हैं, तब सेल्स पर्सन के प्रति आपका व्यवहार तथा जैसे वे प्रतिक्रिया कर रहा है, इससे आप जान सकते हैं कि वास्तव में विक्रय हो रहा है या नहीं। इसी तरह किसी साक्षात्कार के समय आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण छाप तब पड़ती है जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं। आपके रूप रंग, आपके पहनावे, आपके व्यवहार, आपके दृष्टिकोण और आपके वक्तव्य के माध्यम से देखते हैं। इसी के साथ यदि आप शाम को टहलते जाते समय अपने निकट के सुपरमार्केट में जाइए तो पता लगाइए कि वहां किसी उत्पाद को बेचने के लिए क्या कोई जनसंपर्क गतिविधि चल रही है। अपने प्रेषण और अनुभव के आधार पर आप उसको समझ सकते हैं। भारत में जनसंपर्क कैसे पनपा? आपने ऐसे राजाओं की कहानी पढ़ी होगी जो ये जानने के लिए कि लोग उनके प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं, वेश बदलकर राज्य का चक्कर काटते थे। अरब के किस्से में बताया गया है कि किसी मशहूर सुल्तान हारून अल रशीद खुद यह जानने के लिए कि लोग उनकी हुकूमत के बारे में दरअसल क्या नजरिया रखते हैं, हर रात वेश बदलकर घूमा करता था। पेशेवर भाट राजा रानी के यशगान के लिए दरबार में बुलाए जाते थे। ऐसे लोग भी होते थे जो राजा को लोगों की सोच और नजरिए के बारे में सूचित करते थे। रामायण के एक चरित्र भद्र नाम का है जो राम को प्रजा की अनुभूतियों और दृष्टिकोण बताता है। ये सभी प्राचीन भारत में अस्तित्व में रहे ये सभी जनसंपर्क के उदाहरण हैं। गौतम बुद्ध से शंकराचार्य जी तक, गुरु नानक और कबीर तक हमारे सभी प्रेरक ऐसी भाषा में संप्रेषण करते थे जिसे लोग समझने में आसान पाते थे। यह सब दक्ष संप्रेषक थे। संप्रेषक की दक्षता का अन्य श्रेष्ठ उदाहरण है महात्मा गांधी, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सारे देश को एकजुट करने में सफल रहे। हम सभी ने ऐसी भाषा में लोगों की मानसिकता को एक दिशा विशेष में बदलने के इरादे के उपदेश दिए जो लोग समझ सकते थे। बाबा रामदेव और श्री रविशंकर जैसे आध्यात्मिक गुरु अपने सरल तरीके से अपने अनुयायियों का एक विशाल जनाधार बनाने में सफल रहे हैं। भारत में जनसंपर्क सुव्यवस्थित रूप से 1920 के दशक में भारतीय रेल ने शुरू किया। रेल ने प्रदर्शनी, समारोह, समाचार पत्र में विज्ञापन जैसे जनसंपर्क गतिविधियों का प्रयोग भारत तथा इंग्लैंड दोनों में सैलानियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए किया। सरकारी
जनसंपर्क संरचना। भारत जैसे लोकतंत्र में आप मानेंगे कि सरकार के अस्तित्व के लिए जन समर्थन की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सूचित प्रेरित करना होता है। लोगों का दृष्टिकोण बदलकर अंततः लोगों का समर्थन पाना होता है। आइए हम पता लगाएं कि सरकार के लिए ये क्यों आवश्यक है कि वह लोगों को अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में सूचित रखे तथा यह बताए कि ये कैसे पूरे होंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान भारत सरकार ने एक सेंट्रल पब्लिसिटी बोर्ड गठित किया था। यह जनसंपर्क ब्रिटिश हुकूमत की सरकार के सूचना उपक्रम का पहला संगठित प्रयास था। इसे फिर से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन नाम दिया गया तथा बाद में इसका नाम बदलकर सेट ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कर दिया गया। यह सरकार तथा प्रेस के बीच सेतु का काम करता था। इसका एजेंडे का बिंदु यह पता लगाना था कि क्या सरकार की कार्रवाइयों की आलोचना होती है। आज की शब्दावली में इसे प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक कहते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय गठित किया, जिसमें जनसंपर्क का कार्य देखने वाले पेशेवरों को रखा गया। आइए अब हम मंत्रालय के विभागों को जानें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके अंतर्गत सूचना, प्रसारण और फिल्म। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस मंत्रालय में विशेष इकाइयां हैं जो भारत सरकार की जन सूचना नियंत्रित करती है। इन्हें मीडिया यूनिट्स कहते हैं और ये लोगों को सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के विषय में सूचित करती हैं। ऑल इंडिया रेडियो AIR, दूरदर्शन केंद्र DDK, फिल्म डिवीजन FD, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया RNI, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI, फोटो डिवीजन, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FCII, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, पब्लिकेशन डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म पब्लिसिटी, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, रिसर्च एंड रेफरेंस डिवीजन। उपरोक्त मीडिया इकाइयां लोगों को सूचित करने के लिए संप्रेषण के विधि विशेष के उपयोग की विशेषज्ञ होती हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मीडिया के हर प्रकारों जैसे प्रेस, विज्ञापन, नाट्यकला, ग्रुप डिस्कशन, पुस्तकें, टेलीविजन, रेडियो और फिल्म का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि मीडिया इकाई और उससे संबंधित जनमाध्यम क्या है। ऑल इंडिया रेडियो का रेडियो है, दूरदर्शन का टेलीविजन है, FD का फिल्म है, PIB और RNFI का प्रिंट है, NFAI फिल्म, फोटो डिवीजन फोटोग्राफ, NFDC फिल्म, NCFCYP फिल्म, DFF फिल्म, पब्लिकेशन डिवीजन प्रिंट, डायरेक्टरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी फिल्म, आउटडोर मीडिया, DAVP जो अब BOC हो चुका है, प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर मीडिया और प्रदर्शनी, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, नाटक, लोकगीत, बेले।
कुछ सरकारी मीडिया इकाइयों का विवरण करते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह संगठन मुद्रित माध्यम के प्रेस को आधिकारिक सूचना देता है। यह मीडिया इकाई के अधिकारी नियमित रूप से विभाग विशेष की विभिन्न गतिविधियों, प्रगति संबंधी समाचार की प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। प्रत्येक मंत्रालय का एक अलग सूचना अधिकारी होता है जो पीआईबी को सूचना देता है। पीआईबी का प्रमुख प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर भारत सरकार का अधिकारी प्रवक्ता होता है। डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, बीओसी, जो पूर्व में डीएवीपी कहा जाता था, केंद्र सरकार हेतु किए गए सभी मीडिया प्रचार व विज्ञापन अभियान के लिए उत्तरदायी होता है। यह विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन के लिए मंत्रालयों व सरकारी विभागों के विज्ञापन जारी करता है। फोटो डिवीजन का कार्य सरकार के विभिन्न पक्षों की फोटो लेकर इन्हें जन माध्यमों के लिए उपलब्ध कराना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राष्ट्रपति के आधिकारिक फोटो की आवश्यकता हो तो फोटो डिवीजन यह उपलब्ध कराएगा। फील्ड पब्लिसिटी यूनिट, क्षेत्र प्रचार इकाई, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं का प्रचार क्षेत्र प्रचार इकाई द्वारा किया जाता है। यह प्रदर्शनी और मेले आयोजित करता है और अन्य प्रचार सामग्री जारी करता है। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, गीत व नाटक प्रभाग, यह इकाई संगीत, नाटक व लोक परंपरागत माध्यमों का उपयोग करके विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार करता है। इसके पास कला प्रदर्शन करने वाले कलाकार होते हैं जो इन गतिविधियों को अंजाम देते हैं। फिल्म डिवीजन, यह प्रभाग सरकार की प्रचार फिल्म बनाता है। यह विभिन्न भाषाओं में देश भर में सिनेमा हॉलों में प्रदर्शन के लिए न्यूज रील भी तैयार करता है। रिसर्च एंड रेफरेंस विंग, यह विंग विभिन्न मंत्रालयों को अनुसंधान आधारित सामग्री उपलब्ध कराता है। एक्सटर्नल पब्लिक डिवीजन, बाहरी मामलों के मंत्रालय में मीडिया और प्रचार नियंत्रित करने के लिए आधिकारिक प्रवक्ता के साथ एक अलग इकाई है। यह लोग एमएसपी डिवीजन के नाम से भी जाने जाते हैं। किसी समाचार पत्र में छपने वाले विज्ञापनों की सूची बनाइए और पता लगाइए कि एक सप्ताह की अवधि में इनमें से कितने विज्ञापन सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। जैसा कि हमने केंद्र सरकार के मामले में देखा, प्रत्येक राज्य सरकार में भी एक जनसंपर्क विभाग होता है जो अपनी मीडिया इकाइयों के माध्यम से अपनी पब्लिक को सूचनाएं देता है। इसकी संरचना कम जटिल तथा आवश्यकता पर आधारित होती है। प्रत्येक राज्य में सूचना तथा जनसंपर्क निर्देशालय होता है जो क्षेत्र प्रचार अधिकारियों के सहयोग से अपने कार्य का निष्पादन करता है। सूचनाएं व प्रसारण मंत्रालय की अनेक इकाइयां और उनके जनमाध्यम ये आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। आइए
अब बात करते हैं जनसंपर्क के प्रकारों की। जैसा कि भी आपने जाना, जनसंपर्क विभिन्न संगठनों तथा अलग अलग पब्लिक के साथ, अलग अलग जनता के साथ एक बहुआयामी गतिविधि है। लेकिन इन गतिविधियों में जनसंपर्क का उद्देश्य क्या है, आइए हम इसको बारे में भी जानें। एक उत्पाद के लाभ के बारे में निश्चित श्रोताओं को शिक्षित करना, संगठन के लिए सद्भाव बनाना, संगठन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और सुरक्षित रखना और बनाना। आइए अब हम जनसंपर्क के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। उत्पाद जनसंपर्क। जब आप बाजार जाते हैं तो आपको साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट के कुछ नए उत्पाद मिलते होंगे, जिसको दुकान में आकर्षक ढंग से सजाकर रखा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि सेल्समैन या सेल्सवुमन बाजार में इन नए उत्पादों के फायदे बताते हैं। ये किसी नए उत्पाद को लाने या उसके परिचय हेतु एक जनसंपर्क का अभ्यास है, जिससे लोगों को इस प्रकार इसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इनके बाजार में मौजूद होने के बारे में जानकारी बनाकर बाजार में मौजूद इस प्रकार के अन्य उत्पादों से इनको अलग और विशेष बताकर प्रायः ये कार्य उपभोक्ता के उपयोग हेतु उत्पादक का नमूना देकर किया जाता है। यह उत्पाद पर की गई खरीद पर छूट का प्रस्ताव देकर। इसी प्रकार उपभोक्ता को बाजार में मौजूद उत्पाद के बारे में याद कराया जाता है, जैसे कि एक विशेष ब्रांड के चाय या कॉफी पाउडर के बारे में। उत्पाद जनसंपर्क में उत्पाद को बाजार में लाने और लोगों को उससे परिचित कराने के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती है। विशेष इवेंट्स का आयोजन, प्रदर्शनी, विंडो डिस्प्ले, मीडिया इवेंट जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुद्रित सामग्री जैसे पैम्पलेट और ब्रोशर का वितरण। अब हम बात करेंगे कर्मचारी संपर्क की। आपने सीखा कि कर्मचारी किसी कंपनी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोगों में से एक होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कोई कंपनी कर्मचारी का सद्भाव प्राप्त करे तथा अपनी छवि व प्रतिष्ठा कर्मचारियों के बीच बनाए रखे। और ये कैसे प्राप्त किया जाता है? यह कर्मचारी स्वामी संबंध सुधार के लिए प्रयुक्त संप्रेषण उपकरणों की सहायता से किया जाता है। आइए हम इनमें से कुछ की जानने का प्रयास करते हैं। कंपनी की गतिविधि पर आवश्यक सूचनाएं देने वाला न्यूज़लेटर, कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन की प्रशंसा तथा इसे बताने वाले बुलेटिन बोर्ड, कर्मचारियों को नगद पुरस्कार या उपहार के तौर पर प्रोत्साहन, कर्मचारियों तथा उनके परिजनों को शिक्षा के अवसर देना। इस प्रकार कर्मचारी से संपर्क स्थापित किया जाता है। सरकार तथा राजनीतिक संपर्क। सरकार चलाने के लिए जनता का प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं। यह मतदान की प्रक्रिया से किया जाता है। जनता इनमें भाग लेती है। हम सब देखते हैं कि किस प्रकार जनसंपर्क का उपयोग मत आकर्षित करने के राजनीतिक मकसद से किया जाता है।
जनता का विश्वास पाने तथा उन्हें मत देने के लिए राजी करने के क्रम में अभियान तथा जनसभा का आयोजन किया जाता है। आपके अपने इलाके में जनसभा आयोजित होती होगी, जिससे अपने राजनीतिक दल की उपलब्धियां गिनाई जाती है और लोगों को उन्हें मत देने के लिए प्रेरित किया जाता है। जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए जगह जगहों पर पोस्टर और होर्डिंग भी लगवाए जाते हैं ताकि वोटरों को अपनी ओर लुभाया जा सके। जनता के लाभ के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जाती है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ते दाम पर चावल और गेहूं जैसी आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों का विक्रय और बच्चों को शिक्षा में छूट इत्यादि। अब हम बात करेंगे समुदाय संपर्क। बैंक, बड़े व्यावसायिक घराने और मीडिया संगठन अच्छे समुदाय संपर्क की स्थापना के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह उस समुदाय का सद्भाव पाने के लिए इन संगठनों द्वारा प्रयुक्त जनसंपर्क का एक रूप है, जिनमें वे कार्य करते हैं। वह ऐसे संगठन अक्सर किस प्रकार के कार्यक्रम अपनाते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। आवासीय क्षेत्रों में विकसित पार्क का रखरखाव, स्थानीय समुदाय को शामिल करके सफाई और सौंदर्यीकरण, धर्मार्थ डिस्पेंसरी स्थापित करना, क्रिकेट मैच आदि जैसे इवेंट प्रायोजित करना, जनता के लिए पुस्तकालय स्थापित करना, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सहायतार्थ कोष एकत्रित करना। इस प्रकार हम जनसंपर्क का कार्य सहजता के साथ कर सकते हैं। जनसंपर्क जनता से संपर्क करना ही कहलाया जाता है और जनसंपर्क की एक प्रक्रिया है जो एक विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि विशेष व्यक्ति या समाज में सरकार की एक विशेष छवि बनाने के लिए, उसके महत्व को बनाने के लिए और जनता का उसमें विश्वास जगाने के लिए जनसंपर्क स्थापित किया जाता है। जनसंपर्क के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से समाज या समूह से जीवंत संबंध बनाने का कार्य करती है। जनसंपर्क के अनेक प्रकार हैं। आइए अब जनसंपर्क के कुछ ऐसे ही प्रकारों पर चर्चा करते हैं। जनसंपर्क का सीधा रिश्ता पत्रकारिता से है। सूचना और प्रचार जिस तरह पत्रकारिता से जुड़े हैं, उसी तरह जनसंपर्क से भी जुड़े हैं। तथ्यों का प्रकाशन, प्रस्तुतिकरण सूचना है। सूचना को किसी खास उद्देश्य के साथ प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करना प्रचार है। प्रचार का सुव्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण, संपूर्ण जानकारियों के साथ प्रस्तुतिकरण ही जनसंपर्क है। लेकिन आज बदलते दौर में जनसंपर्क के तरीके भी बदल रहे हैं और इसी हिसाब से जनसंपर्क के साधन भी बदल रहे हैं। एक दौर था जब जनसंपर्क मुख्य रूप से पत्रिकाओं के इर्द गिर्द तक ही सीमित था, मगर आज अनेक साधनों के जरिए भी जनसंपर्क किया जाता है और ये साधन है
बोले हुए शब्द, भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि जनसंचार के साधन, प्रेस, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, मुद्रित शब्द, पर्चे, हैंडबिल, पुस्तिकाएं व अन्य प्रचार सामग्री आदि, दृश्य श्रव्य माध्यम, फोटोग्राफी, स्लाइड शो इत्यादि, प्रदर्शनी, मेले व अन्य सार्वजनिक उत्सव, विज्ञापन, फिल्म व सीडी, डीवीडी इत्यादि, मोबाइल, इंटरनेट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य साधन। बोले हुए शब्द जनसंपर्क का सबसे पुराना और असरकारक साधन है। सीधे संपर्क के दौरान कही हुई बातों, भाषणों के द्वारा रखे गए तथ्यों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हुई बातों के जरिए सीधे और प्रभावपूर्ण जनसंपर्क होता है। प्रेस, टेलीविजन, रेडियो आदि भी जनसंपर्क के अत्यधिक प्रचलित और प्रभावशाली साधन है। अखबार और पत्र पत्रिकाओं, टेलीविजन और रेडियो का जनसंपर्क में काफी इस्तेमाल होता है। पल्स पोलियो अभियान की सफलता के उदाहरण को देखें तो इन साधनों के जरिए जो भी जनसंपर्क हुए, उन्होंने जो इस जनसंपर्क ने लोगों में पोलियो के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई और पोलियो ड्रॉप पीने के प्रति जो रुझान है उसको भी तेज किया। सीधे डाक के जरिए भेजे जाने वाली मुद्रित सामग्री, हैंडबिल व अन्य छपी हुई प्रचार सामग्री का इस्तेमाल भी जनसंपर्क के पुराने साधन के तौर पर होता रहा है। आजकल भी स्वयंसेवी संगठन इस साधन का पर्याप्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह दृश्य श्रव्य माध्यम भी जनसंपर्क का एक अच्छा साधन है। कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने में स्लाइड शो असरकारी रहे हैं। प्रदर्शनी, मेले व अन्य सामाजिक उत्सव भी ऐसे अवसर होते हैं जहां पर किसी बात को प्रभावशाली तरीके से रखा जा सकता है या समझाया जा सकता है। बहुत से व्यवसायी अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी जनसंपर्क के इस साधन का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञापन तो जनसंपर्क का सबसे आसान साधन है। जो बात कहनी है उसे रेडियो, टीवी या पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन के जरिए कह दिया जाता है और इस तरह बात सही जगह तक पहुंच जाती है। भारत में खाद्य तेल के तौर पर घी के स्थान पर डालडा के प्रारंभिक विज्ञापन देखें तो यह बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है। डालडा के उन विज्ञापनों में यह बताया जाता था कि डालडा क्या है और ये देसी घी से क्यों 19 नहीं है। इन विज्ञापनों ने डालडा के प्रति लोगों के उत्सुकता बढ़ाई और डालडा एक सफल उत्पाद बन गया। बहुत सारे अन्य ब्रांड्स की सफलता में भी विज्ञापन के जरिए सफल जनसंपर्क का कमाल जुड़ा हुआ है। इसी तरह फिल्म भी जनसंपर्क का एक बड़ा साधन है। इस दौर में सिनेमा घरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले अनिवार्य रूप से भारत सरकार के दृश्य श्रव्य विभाग की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाती थी। यह फिल्में सरकार की नीतियों का प्रचार भी करती थी और जनभावना को प्रभावित भी करती थी। मोबाइल, इंटरनेट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधन जनसंपर्क की दुनिया में अपेक्षाकृत नए हैं, लेकिन इसका असर और प्रभाव बहुत व्यापक है। इसलिए आज जनसंपर्क कर्मी इन साधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल अब जनसंपर्क का एक बड़ा साधन बन गया है, जो इंटरनेट उससे भी बहुत आगे है। जनसंपर्क के इन साधनों को देश काल परिस्थिति के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है।
अनेक बार इस तरह के साधनों की तुलना में सीधा व्यक्तिगत संपर्क भी अधिक कारगर होता है। गुजरात में जामनगर में लगभग 2 दशक पहले जब रिलायंस उद्योग समूह रिफाइनरी लगाने जा रहा था तो स्थानीय ग्रामीणों ने जमीनें देने से इनकार कर दिया। सरकारी आदेश और उस पर अदालत की मोहर लग जाने पर भी किसान जमीनें छोड़ने को तैयार नहीं हुए। सरकार ने जबरन जमीनें खाली करवानी चाही, मगर वह भी अधिक कारगर नहीं हुआ। इस पर रिलायंस ने जनसंपर्क का रास्ता अपनाया। रिलायंस के प्रतिनिधियों ने गांव घर जाकर एक एक ग्रामीण से बात की, उन्हें तेल शोधक कारखाना बनने से होने वाले फायदे के बारे में बताया, उन्हें उनकी अनुत्पादक नमक वाली जमीन के बदले में मिलने वाले लाभ बताए। ग्रामीण को जब सारी हकीकत पता लगी तो वे सहर्ष जमीन देने को तैयार हो गए। खुद उन्हीं के प्रतिनिधि भूमि पूजन में शामिल हुए। यह उदाहरण इसलिए उल्लेखनीय है कि रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी न केवल आज देश की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान कर रही है, बल्कि उसकी वजह से उस सारे इलाके के ग्रामीणों की दुनिया भी बदल गई है। कहने का अभिप्राय यह भी है कि जनसंपर्क के साधन कोई भी हो, यदि उनका लक्ष्य पवित्र हो, उनमें कोई दुराव छिपाव ना हो, तो वही साधन सबसे अधिक प्रभावशाली साबित होता है। अब हम बात करेंगे जनसंपर्क के लाभ की। जनसंपर्क के लाभ। जनसंपर्क का सबसे पहला लाभ है जनता का सहयोग करना। सार्वजनिक संबंध जनता से समर्थन प्राप्त करने के लिए एक गतिविधि है। हर संगठन सफलतापूर्वक चलना चाहता है। इस जनता के लिए अर्थात उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, शेयर धारकों और समाज जैसे सभी संबंधित नायक का समर्थन आवश्यक या अति आवश्यक है, और जनसंपर्क के माध्यम से जनता का समर्थन अर्जित किया जा सकता है। जनता के साथ सफल रिश्ता। कभी कभी पब्लिक किसी भी कंपनी के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित करती है। इस दृष्टिकोण को सार्वजनिक संबंध स्थापित करके बदला जा सकता है, जो जनता के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में बहुत मदद करता है। विभिन्न समूहों को संतुष्ट करना। सार्वजनिक संबंध विभिन्न समूहों जैसे उपभोक्ता, कर्मचारी, शेयर धारक और समाज को संतुष्ट करने का एक प्रयास है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक संबंध की सहायता से किसी विशेष समूह की अपेक्षा को स्वीकार किया जाता है। समूह को संभवतः उनकी अपेक्षाओं को पूरा करके संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। अगला है संवाद में संलग्न। हर संगठन सभी संबंधित नायक के बीच सद्भावना का आनंद लेना चाहता है। अच्छी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए संवाद यानी विचारों का आदान प्रदान करना आवश्यक है। संवाद के दौरान संगठन जानकारी प्रदान करता है और यह केवल जनसंपर्क के माध्यम से ही संभव है। चल रही गतिविधि। यह एक ऐसा प्रयास है जिसे बार बार दोहराना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए समय समय पर उनके साथ बैठकें इत्यादि आयोजित की जाती हैं ताकि एक बेहतर जनसंपर्क किया जा सके। विशिष्ट गतिविधि। सार्वजनिक संबंध
एक विशिष्ट गतिविधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए किसी व्यवसायिक संगठन में अन्य गतिविधियों की तरह सार्वजनिक संबंध गतिविधि भी गतिविधियों की एक श्रृंखला के तहत किया जाता है। यही कारण है कि सभी बड़े संगठन अलग से जनसंपर्क विभाग की स्थापना करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंपर्क का सीधा अर्थ है जनता से संपर्क रखना। जनसंपर्क एक प्रक्रिया है जो एक उद्देश्य से व्यक्ति या वस्तु की छवि, महत्व और विश्वास को समूह तथा समाज में स्थापित करने में सहायक होती है। जनसंपर्क के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से समाज या समूह से जीवंत संबंध बनाने में यह सेतु का कार्य करती है। जनसंपर्क संचार और संप्रेषण का एक पहलू है जिसमें किसी व्यक्ति या संगठन तथा इस क्षेत्र से संबंधित लोगों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। इस प्रकार यह सेवा लेने वालों तथा सेवा देने वालों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह एक द्विपक्षीय कार्यवाही है जिसमें सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। आज किसी भी संस्था की शाख बनाने के लिए जनसंपर्क एक आवश्यक अंग माना जाता है। सरकारों के अलावा निजी संस्थाएं भी जनसंपर्क के माध्यम से अपनी शाख बनाने का कार्य करती हैं। जनसंपर्क को संक्षेप में ऐसा कार्य कहा जाता है जिसे जनता द्वारा सराहा जाए। जनसंपर्क का पहला तत्व है अच्छा प्रदर्शन। किसी संगठन या किसी संस्था का जनता के साथ जो संबंध बनता है उसे जनसंपर्क बढ़ता है। अच्छे जनसंपर्क में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। जनसंपर्क की प्रक्रिया विज्ञापन या विक्रय प्रमोशन की प्रक्रिया से अलग होती है क्योंकि इसमें वांछित जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बल्कि उसके वास्तविक रूप में लेकिन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। आज सभी छोटे बड़े संस्थानों में जनसंपर्क क्रय तथा जनसंपर्क अधिकारी सूचना संप्रेषण तथा विचारों की अभिव्यक्ति का दायित्व निभा रहे हैं और कैरियर निर्माण की दृष्टि से यह एक सम्मानजनक क्षेत्र माना जाता है। जनसंपर्क का स्वरूप केवल दफ्तर खोलकर बैठे रहना ही नहीं है बल्कि इस तरीके से इस काम को अंजाम देना पड़ता है। इसके अंतर्गत मीडिया रिलेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, पब्लिक रिलेशन, सरकारी संबंध, औद्योगिक संबंध आदि सभी शामिल है। तो इस प्रकार हमने जाना जनसंपर्क क्या होता है, जनसंपर्क के कितने प्रकार हैं और जनसंपर्क के क्या क्या लाभ हैं। आगे की कक्षा में हम जानेंगे विज्ञापन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।